स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। 1.5 दिन के बाद यानी कि कल आफ्टरनून में आप लोगों का अकाउंट का पेपर स्टार्ट हो जाएगा। यानी जिस चीज़ का आप पूरे 1 साल से इंतज़ार कर रहे थे 12वीं बोर्ड का, वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो कहीं न कहीं एक होता है ना, एक्साइटमेंट भी होता है, डर भी होता है और माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि इतना सब रिवाइज़ करना है, कैसे करना है, कब करें, इतना सब कुछ कैसे एक दिन में ख़त्म होगा। आई नो कि हम सब स्टूडेंट, मतलब मैं भी हूँ, आप भी हो, हम सारे स्टूडेंट की यही आदत है कि हम साल भर पढ़ते हैं, फिर भी कहीं न कहीं एंड में आके थोड़ा बहुत डरते ज़रूर हैं। और वो ऑब्वियस बात है, सीधी-सी बात है भाई, मेहनत इंसान करता है तो डर लगता है कि भाई इधर-उधर कुछ हुआ तो क्या होगा? लोग बोलेंगे, घरवाले बोलेंगे, हम अपने आप को कैसे फेस करेंगे? तो ये सारी चीज़ें मन में होती है और ये होना गलत नहीं है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ, भाई डर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन मेहनत तो कर रहे हो ना, बैठे नहीं हो आप, मेहनत करते रहो। अब मेहनत कर रहे हो तो उसमें क्या कैसे रिवीजन करना है, उसके बारे में मैं आपको बताने आया हूँ। देखो, 2 बुक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और दोनों बुक को 1 दिन के अंदर ख़त्म करना है, क्योंकि आज में ही ख़त्म करना है और कल मॉर्निंग तक का टाइम है। तो पूरा का पूरा रिवीजन कैसे कर, अगर आपने रिवीजन कर लिया है तो दैट्स टू गुड। अगर रिवीजन नहीं किया है तो रिवीजन कैसे करना है और क्या-क्या चीज़ों को पहले रिवाइज़ करो, ठीक है? कौन से चैप्टर पे कितना फोकस करना है, एमसीक्यूज़ कैसे करना है, जो डाउट्स हो रहे हैं उसको कैसे ख़त्म करें, इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन लेके मैं आपके पास आया हूँ और यही बताने के लिए मैं सुबह-सुबह आया हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग नहीं बोला मैंने कि सीधा प्रॉब्लम ही बताना शुरू कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ठीक है? तो अब आपको मैं वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि आपको कैसे और क्या रिवाइज करना है, ठीक है? तो मैंने 1 बाय 1 नोट्स बना के लिखा हुआ है ताकि मैं भूल ना जाऊँ और आप लोग भी भूल ना जाओ। मैं उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। इन केस अगर आपके मन में डाउट हो तो वो टिक करते जाना, भाई ये मेरा काम हो गया है, ठीक है? कैसे भी करके ये आपको रिवाइज कर लेना है, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है? तो अभी हम चलते हैं उस वीडियो की तरफ, यानी आगे बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि हमको क्या क्या और कैसे रिवाइज करना है और ईच एंड एवरी पॉइंट को आप कवर अप कर लेना। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो बाकी की चीज़ों पे भी फोकस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया बस उतने भी फोकस करना है। मैंने ये इसलिए बता दिया कि होता है ना कि एक जब आप एग्जाम में जा रहे हो तो ये चीज़ें आप एक बार देख लो, बस ये ज़रूरी होता है। उसके अलावा अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट होगा तो आप बाकी की चीज़ें भी रिवाइज कर सकते हो। अगर आपका ये रिवीजन हो चुका है तो आप जो कर रहे हो वो कर सकते हो, ठीक है? ये मेरी तरफ से, मतलब कहते हैं ना कि ओवरऑल स्टूडेंट के लिए है। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ टॉपर को फोकस किया है या जो बेचारे कमज़ोर होते हैं, मीडियम स्टूडेंट होते हैं उनको नहीं। मैंने ओवरऑल एक कहते हैं एक स्टूडेंट कैटेगरी को यहाँ पे ऑब्जर्व किया और उसके अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया है कि आपको इतना तो कर ही लेना है सभी स्टूडेंट्स को, चाहे आप टॉपर हो, चाहे मीडियम हो, चाहे कोई बात नहीं हो, ठीक है? इट्स ओके, इट डजंट मैटर, आपको करना है मीन्स करना है, ठीक है? तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और 1 बाय 1 करके मैं सारी टॉपिक आपको बता देता हूँ। आप नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन करें, नहीं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप उसमें से देख लेना, ठीक है? चलते हैं फिलहाल उस वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी चीजों को आपको रिवाइज करना है, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि मैं आपकी किस किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ, यानी मैं आपके लिए क्या क्या प्रोवाइड किया हूँ, जो अगर आप हेल्प लेना चाहो, अगर आपको ऐसा लगता है कि जरूरत है लास्ट मोमेंट पे, तो आप देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है, पीडीएफ है जो मैंने अपने ऐप पर प्रोवाइड किया हुआ है, आप उसको देख सकते हो अगर देखना चाहो तो। हालांकि मेरा सजेशन होगा, देखो मैं एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट दोनों तरीके से मैं आपको यही कहूंगा कि रहने देना, कोई बात नहीं, इसको नहीं देखोगे तो चलेगा। लेकिन दूसरा जो मैं काम बता रहा हूँ उसको देख लेना, और वो ये है कि आपका जो सेक्शन ए एमसीक्यू आने वाला है, ठीक है, 20 एमसीक्यू आने वाला है, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, ठीक है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, आप दोनों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। और वो ये है कि मैंने इनके एमसीक्यूज प्रोवाइड किए थे मोर देन 115, और इसका मैंने वीडियो जो बनाया है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमसीक्यूज इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर बी होगा, ऐसे बताया नहीं। मैंने इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है, सो दैट ये आपको होगा क्या, अगर आप ऑप्शन ए हो रहा है तो ऑप्शन ए क्यों है वो भी पता चल जाएगा, और ऑप्शन बी क्यों नहीं है वो भी पता चल जाएगा, फिर कौन से केस में ऑप्शन बी होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। सो होगा क्या कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको 3 और नए क्वेश्चन मिल जाएंगे, साथ साथ अगर आपकी थियोरी वाला इशू है तो वो भी यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। इसलिए एमसीक्यू वाले पे खास फोकस कर लेना, तो आपके यहाँ से 20 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है? इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि मैंने पूरा सिलेबस अपलोड किया हुआ है, फुल सिलेबस, ठीक है, चाहे वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए ही मैंने फुल सिलेबस अपलोड किया हुआ है, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने फुल वीडियो का यानी फुल सिलेबस करके लिंक प्रिपेयर किया हुआ है, जो टोटल आपके यहाँ पे चैप्टर्स कवर है 7+6, राइट? अगर मान लो कि आपको चैप्टर वाइज चाहिए तो मैंने उसके लिए भी कर दिया, थोड़ा सा जो डिस्क्रिप्शन है उसकी लिमिटेशन है,
तो उसके अकॉर्डिंग मैं एडजस्टमेंट कर दूंगा। तो ये वाली चीजें भी मैंने कवर अप कर दी है, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम के लिए भी है, और पूरे 1 to 7 एंड 1 to 6 ईच एंड एवरी चैप्टर्स का मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो चीजें मुझे जरूरी लगी थी, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर उनमें कहीं भी प्रॉब्लम होता है, अगर आपको मान लो कोई है नहीं आपके आसपास एक्सप्लेन करने वाला, अगर कोई है एक्सप्लेन करने वाला तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मुझसे पूछ सकते, लेकिन मान लो जैसे मैं भी नहीं हेल्प कर पा रहा हूँ, टाइम ले रहा हूं मैं, तो तुम इस वीडियो को देख के अपनी हेल्प खुद कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक चीज हो जाएगा, यानी इतनी चीजें जो है आपको वो मिल जाएंगी। इन केस अगर आपको ब्लूप्रिंट का आइडिया नहीं लग रहा है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का देखना है, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। देखो, ब्लूप्रिंट का आइडिया होना जरूरी क्यों है, ताकि आपको पता चले कि कौन से चैप्टर में आप अगर मान लो थोड़े बहुत वीक हो, तो अगर उसको टेंशन नहीं लोगे तो भी चल जाएगा, बिकॉज ये हाई मूवमेंट है, लास्ट मूवमेंट है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर फोकस करके आगे बढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या कैसे कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में। सबसे पहले यहाँ पे मैंने देखो क्लियरली बोला है कि सबसे पहला फोकस एमसीक्यू पे कर लेना, जिसको मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के लिए बनाया है, और दोनों मीडियम का वीडियोस अवेलेबल है। ओके, और उसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर पे कैसे कैसे क्या क्या फोकस करना है। तो सबसे पहले मैंने चैप्टर वाइज जो मेन इश्यूज हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहले आपको फर्स्ट चैप्टर का डेफिनेशन, यानी जिसको हम हिंदी में कहते हैं परिभाषा, मैंने दोनों ही चीजें लिखने की कोशिश की, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो आपको साझेदारी यानी इंग्लिश में कहें तो पार्टनरशिप, साझेदार यानी पार्टनर, ये जो डेफिनेशन है वो कर लेना। 1930 के रूल्स कर लेना, इंटरेस्ट कितना पे करना होता है, कितना नहीं पे करना होता है वो। उसके अलावा कैपिटल अकाउंट यानी पूंजी खाता के कितने प्रकार हैं उसके बारे में देख लेना, टाइप्स के बारे में। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है कि इनके जो बैलेंसेस होते हैं, ठीक है, इनका जो बैलेंस आता है यानी शेष आता है, उसको बैलेंस शीट में यानी आर्थिक चिट्ठी में कहाँ लिखना होता है। देखो, ये इसलिए मैं बता दे रहा हूं बिकॉज मुझसे कल ही एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा कि सर करंट अकाउंट का जो करंट अकाउंट होता है उसका डेबिट बैलेंस कहाँ लिखते हैं। आपने बोला था सर ये एसेट में लिखते हैं, लेकिन सर एसेट में क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, तो वो सारी चीजें जो है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। बस इस आपको अभी राइट नाउ क्या करना है, मेमोराइज कर लेना, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये देखो मैंने बता ही दिया सॉरी, आपको मैंने बता ही दिया कि ये एसेट्स में लिखना होता है। ठीक है, तो ये चीजें आप उसको लर्न कर लेना, अच्छे से समझ लेना। इसके अलावा आपको करना क्या, चैप्टर 1 में इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेके 11 तक ये इतना फोकस कर लेना, एक एक बार कैसे भी करके आप इसको सॉल्व कर लेना, सो दैट कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 11। फिर जब चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं, जो मेन आपका कंसर्न होता है कि सर इस चैप्टर को रिवाइज कैसे करें, तो इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स है जो बताने जा रहा हूं। नंबर 1, आपको कैसे भी करके सारे समायोजन यानी एडजस्टमेंट्स एक बार एटलीस्ट देख लेना है। कोई भी एडजस्टमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो अनसीन रह जाए या जिसको आप देख ना पाओ, इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस रहे इतना रहे कि भाई मैं सब कुछ करके आया हूं। इसके अलावा आपको हिडन एडजस्टमेंट्स कर लेने हैं। अब हिडन एडजस्टमेंट में कुछ एडजस्टमेंट्स मुझे याद था तो वो यहाँ पे मैंने बता दिया है। जैसे लीज होल्ड प्रॉपर्टी वाला है, यानी जो भाड़ा पट्टा का मकान है उसका एक एडजस्टमेंट है, जिसमें जो डेट मेंशन है 1/10/2015 वाला डेट मेंशन है, और उसमें 1.5 ईयर माइनस करना होता है। 5 ईयर्स में से 3.5 आएगा, तो फिर यहाँ पे 14,000 होता है, 14,000 डिवाइडेड बाय 3.5 करना है तो 4,000 आएगा। इसका एडजस्टमेंट एक बार देख लेना। उसके बाद अप टू तक, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है सैलरी पेड अप टू, यानी वेतन अब तक का, यानी तक दिया हुआ है, तो ये वाले क्वेश्चन को सोल्व करना, ये भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में मेंशन है। और इंश्योरेंस प्रीमियम, बीमा प्रीमियम जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इसमें लिखा रहता है कि 36/2017 तक का पे किया हुआ है, तो ये एडजस्टमेंट को कैसे सोल्व करना होता है वो देख लेना। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17 है, उसमें डेटर वाला पॉइंट है वो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 18 है, उसमें प्लांट और मशीन वाला पॉइंट है वो देख लेना। ठीक है, डेटर यानी देनदार हो गया, प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीनरी होता है, ये वाला एडजस्टमेंट देख लेना। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो आपको कंफर्म है करना ही करना है। ठीक है, इतनी चीजों को आप रिवाइज कर ही लेना, चाहे जैसे कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपको जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, अगर आपके मन में थोड़ा भी डाउट रह जाता है कि चलो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप वो भी कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास जैसा टाइम मैनेज हो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 में तो बस एक ही काम करना, और वो ये है कि सारी फॉर्मुलाज एक बार अच्छे से बढ़िया से देख लेना। इसलिए बोल रहा हूं कि फॉर्मुलाज देखोगे तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे, एमसीक्यूज भी इसमें काफी सारे कवर हो जाते हैं।
ठीक है, तो ये कैसे भी करके आपको कर लेना है। फिर चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 में काफी लिमिटेड चीजें आपको करनी है, और वो ये है कि त्याग और लाभ, यानी कि इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं सेक्रीफाइस और गेन, इनका आपको क्या कर लेना है, इनका फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, और एक क्वेश्चन सॉल्व करना, तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। इसके अलावा आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12, यानी एग्जाम्पल नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12, इन दोनों को सॉल्व कर लेना। उसमें क्या बताया गया वो भी बता देता हूं मैं, कि जो बैलेंसेस होता है रिजर्व्स का, यानी जो अनामत की शेष होती है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बंटवारा कैसे करना होता है, उसके बारे में तो याद रखना है कि हमेशा ओल्ड रेशियो यानी पुराने अनुपात में ही पुरानी चीजों को बांटा जाता है। तो ये थोड़ा आपको याद रहेगा तो आपकी हेल्प हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। तो चैप्टर नंबर 5 में मैंने काफी सारी चीजें यहाँ पे बता दी है, और मैं आपको यहाँ पे एक एक करके बता देता हूँ आपको ये पॉइंट कैसे भी रिवाइज करना है। सबसे पहले आपको सेक्रीफाइस रेशियो पढ़ लेना है, गुडविल कैलकुलेशन कैसे होता है, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, और लास्ट है कैपिटल एडजस्टमेंट, यानी हिंदी में कहूं तो त्याग का अनुपात कैसे निकालते हैं, ख्याति का बंटवारा कैसे करते हैं। ठीक है, वो वाले पॉइंट्स कवर हो गए। और उसके बाद पूंजी के जो समायोजन होते हैं, ये जो कैपिटल एडजस्टमेंट यानी पूंजी वाला जो समायोजन है, ये आपका लास्ट एडजस्टमेंट होता है। क्वेश्चन का जो लास्ट एडजस्टमेंट होता है, जिसमें होता है ना कि जो सी है वो इसके अकॉर्डिंग कैपिटल लेकर आएगा 20%, 50%, राइट, अपने प्रपोर्शन कैपिटल के अकॉर्डिंग अपने पूंजी के अनुपात में लेकर आएगा, सॉरी लाभानी के अनुपात में लेकर आएगा। तो वो वाले एडजस्टमेंट्स को आपको एक बार देख लेना है, और वो देखोगे कैसे, आप एग्जांपल्स में ही देख सकते, कोई इशू नहीं होगा, बस आपको याद होना चाहिए आपको एग्जाम में कि ये कैसे करना होता है। ठीक है, बिकॉज एग्जाम कल ही है, तो आप अपने आप पे इतना भरोसा करके चल सकते हो कि भाई आज मैंने पढ़ा है तो कल तक तो मुझे याद रहेगा ही रहेगा। और इसीलिए मैं ये बता रहा हूं कि आप इतना कैसे भी करके रिवाइज करके जाओ, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको वो टॉपिक जिनमें आपको तकलीफ होती है उनका कैसे भी करके एक बार रिवीजन होना जरूरी है, सो दैट एग्जाम में आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ आपको टिप्स बता देता हूं, वो याद रखना है कि सेक्रीफाइस आएगा तो कैपिटल अकाउंट जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, क्रेडिट होगा। गेन आएगा तो कैपिटल अकाउंट ऑलवेज क्या होगा, डेबिट होगा, ये याद रखना है। यानी त्याग करने वाले का पूंजी खाता जमा होगा और लाभ वाले का पूंजी खाता उधार होगा, ये कंफर्म है। ये दोनों चैप्टर में होगा, चैप्टर नंबर 5 में भी और चैप्टर नंबर 6 में भी। ठीक है, और चैप्टर नंबर 6 में क्या करना है, तो चैप्टर नंबर 6 में भी सेम ही करना है, बस फर्क क्या हो जाएगा कि सेक्रीफाइस के बदले में वहां गेन हो जाए, यानी त्याग के बदले में वहां लाभ हो जाएगा। बाकी के सारे टॉपिक सेम टू सेम ही है, बस याद रखना ये। फिर चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 में दो ही चीजें आपको रिवाइज करनी है, और वो है क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। आपको ज्यादा ऐसा लगता है कि और भी पढ़ना है तो मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, एक मिनट में जरा देख लेता हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 7 करके एक है, इसमें वो होता है ना कि टोटल एसेट्स जो है बिजनेस का वो 4 लाख रुपीज है। ठीक है, उसमें से 40% करंट एसेट है, 60% जो करंट लाइबिलिटी है, वैसा वाला क्वेश्चन जो है, यानी हिंदी में जो है ना कुल संपत्ति 4 लाख रुपए, उसमें से 40% चालू संपत्ति है, 60% क्या है बिन चालू संपत्ति, वो वाले क्वेश्चन जो है एक बार आप उसको कवर अप कर लेना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कैसे भी कर लेना, और ये दो क्वेश्चन कर लेना, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। तो इस वे में आपका जो है फर्स्ट पार्ट का रिवीजन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर मान लो जितने भी टॉपिक मैंने बताए यहाँ पे, इनमें से किसी भी टॉपिक में डाउट होता है, तो मैंने प्रॉपर वे में आपको यहाँ पे, यानी प्रॉपर नॉट पीडब्ल्यू वाले एडवर्टाइजमेंट करा, प्रॉपर वे में मैंने क्या किया है कि लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप उसको देख लेना हर चैप्टर में। और हर चैप्टर का मैंने ये जो चीजें बताई हैं, मैंने अपने वीडियोस में इन्हीं चीजों पे फोकस किया हुआ है, बिकॉज आई नो कि ये बेसिक चीजें होती हैं और बेसिक में ही स्टूडेंट अटकता है। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 की बात करते हैं। तो पार्ट 2 में सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। तो अगर मैं चैप्टर नंबर 1 की बात करता हूं, तो उसमें आपको कॉल्स इन एरियर्स वाला, कॉल्स इन एडवांस, शेयर फोरफिटेड, शेयर रीइश्यू और प्रो रेटा अलॉटमेंट, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको रिवाइज करके जाना है, और प्रीमियम वाला ऐड कर देना। ठीक है, प्रीमियम वाला मैंने लिखा नहीं है, प्रीमियम वाले क्वेश्चंस को ऐड करना। हालांकि इतनी सारी चीजें करोगे तो प्रीमियम वाला इंक्लूड हो ही जाएगा। और हिंदी में कहें तो हिंदी में अप्राप्त, अग्रिम प्राप्त, शेयर जब्ती, पुनः प्रकाशित और प्रमाणसर। और जैसा मैंने अभी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए प्रीमियम वाला, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 1 का। फिर चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में मैंने क्लियरली मेंशन किया डिबेंचर रिडम्पशन वाला ही टॉपिक करके जाना, या डिबेंचर वापसी, यही करके ही जाने से इतना ही करना है ऐसा मत सोचना। ये मैं इसलिए बोल दे रहा हूं कि ये मैं वो टॉपिक्स बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या ऐसे बोल सकते हो कि एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने वो टॉपिक पहले बता दिया है, तो ये आपको रिवाइज कर लेना है। टाइम मैनेज होता है तो बाकी के भी कर लेना, जैसे कि डिबेंचर खुद के मार्केट से परचेस करने वाला, जिसको मैंने हिंदी में बताया था अपने डिबेंचर परचेस करना, और इंग्लिश में ऑन डिबेंचर वाला, कन्वर्जन वाला कि शेयर्स दे दिया और न्यू डिबेंचर्स दे दिया, वो वाले कर लेना। ठीक है, जरूरी है ये सारी चीजें। ठीक है, तो आपका क्या होगा, इसमें काफी सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे।
उसके बाद चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 इन दोनों में आपको फोकस किस पे करना है, प्रॉपर वे में सिर्फ फॉर्मेट पे ही फोकस करना है। ये याद रखना है, दोनों के दोनों लोग, हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी, आप दोनों के दोनों को सिर्फ किस पे फोकस करना है, फॉर्मेट पे। इस वाले में थोड़े क्वेश्चंस देख लेना एक्सरसाइज में, जो परसेंटेज वाला होता है ना क्वेश्चन, कि कॉस्ट का इतना परसेंटेज है, सीओजीएस का इतना परसेंटेज है, यानी कि हिंदी में जो होता है ना कि लागत का इतना परसेंटेज है, ठीक है, या बेचे माल की लागत का ऐसा लिखा होता है ना, वो परसेंटेज वाला एक बार जरूर कर लेना, क्योंकि मैंने देखा है उसमें स्टूडेंट्स अक्सर कैलकुलेशन करने में मिस्टेक कर देते, और एक गलत होता है तो पूरा का पूरा गलत हो जाता है उसके चक्कर में, क्योंकि ये सीरीज वाइज कनेक्टेड होता है, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं। देखो, चैप्टर नंबर 5 में तो वैसे टोटल 14 फॉर्मूला है, मैंने यहाँ पे गिन के सिर्फ 4 या 5 ही लिखा हुआ है, तो उसका मतलब ये नहीं कि सर ये 4 ही 5 करके जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ये 4-5 वो है जो बहुत रिपीटेड हुआ है, यानी जिसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट इट डज नॉट मीन कि वो आपको नहीं करना, वो भी करना है, लेकिन फोकस किस पे रखना, इन पे रखना है, पहले इनको कर लेना। तो कौन कौन सा है, हिंदी में है परिचालन, प्रवाही, चालू, देनदार, लेनदार। इंग्लिश में है ऑपरेटिंग रेशियो, लिक्विड रेशियो, करंट रेशियो, डेटर रेशियो एंड क्रेडिटर रेशियो। ये इतना टॉपिक आपको कवर कर लेना है कैसे भी करके। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 में 3 चीजें हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंस, परिचालन, विनियोग और वित्तीय। इन तीनों का भाई फॉर्मेट आप देख लेना, स्पेसिफिकली ऑपरेटिंग वाला देख लेना क्योंकि इसमें थोड़ा लेंदी है, इसलिए इसको जरूर कर लेना। और इन्वेस्टिंग वाले में वो जो अकाउंट वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपने देखा होगा बुक में आपके है इलेक्ट्रिसिटी में 11-12 लगभग है आपका, 11वां-12वां एग्जाम्पल है, वो देख लेना। कौन सा वाला, कि फर्नीचर का बैलेंस दिया होता है, फर्नीचर अकाउंट बनाना होता है, विनियोग का बैलेंस दिया होता है, या यंत्र का बैलेंस दिया होता है, यानी मशीन का बैलेंस दिया होता है, आपको अकाउंट बना के आपको प्रिपेयर करना होता है, इन्वेस्टिंग यानी विनियोग प्रवृत्ति से उद्भव हुआ रोकड़ प्रवाह पत्रक, राइट। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन आप एक बार जरूर कवर कर लेना। ओके, तो ये हो गए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आपको क्या और कैसे कितना रिवाइज करना है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो मैं आज रात तक अवेलेबल हूं, मतलब कल मेरा ड्यूटी लगा हुआ है, सो मैं पॉसिबल नहीं हो पाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि भाई अब लगा है तो जो है मैं आपको वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें इन चीजों में मोबाइल यूज अलाउड नहीं होता है, अगर अलाउड भी होता तो भी डेफिनेटली मैं नहीं कर पाता। एग्जाम्स में अगर मैं मोबाइल यूज करूंगा तो बच्चे तो बात करने लगेंगे ना, फिर फंस जाऊंगा मैं, अच्छा नहीं है ना ये चीज, तो इसलिए मोबाइल यूज नहीं कर पाऊंगा। तो आप मुझे जो भी डाउट्स होता है आज रात 12 बजे तक डेफिनेटली पूछ लेना, क्योंकि मैं 12 बजे तक अवेलेबल रहूंगा, जो भी वो डाउट्स होंगे मैं आपके सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। घर पे रहूंगा तो वीडियो बना दूंगा, बाहर रहूंगा तो आप कमेंट करोगे तो मैं भी कमेंट करके एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और जो भी डाउट होता है बिना हिचकिचाए आप कमेंट कर सकते हो। अगर नहीं भी बताता हूं तो कोई देखेगा तो कम से कम कोई और बता देगा, बात समझ रहे हो ना। ये मत सोचना कि कौन कमेंट करने जाए, कौन देखने जाए, कर देना, कोई इशू नहीं है, कहीं ना कोई हेल्प कर ही देगा, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और आप अच्छे से प्रिपेयर करो, और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, इसलिए माइंड को हमें पॉजिटिव रखो। बाकी आपको एग्जाम से पहले क्या कैसे क्या करना है उसके लिए भी एक वीडियो ऐसा होगा तो मैं रात में प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट आप टेंशन नहीं लो और अपना अच्छे से प्रिपरेशन करो। आपके साथ मैं हूँ, और कहते हैं ना मेरी प्रेयर प्रार्थना है सब आपके साथ है कि आप अच्छा रिजल्ट आओ, आप टॉप करो, अच्छी कॉलेजेस में जाओ, अपनी लाइफ को अच्छे से सेट करो, ठीक है। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।